दूसरा अध्याय देखेंगे। हमारा अध्याय का नाम है प्राकृतिक संसाधन। जैसे कि अगर संसाधन की बात करें तो संसाधन के बारे में हम लोगों ने पिछले अध्याय में देखा कि संसाधन क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से अगर संसाधन की बात करें तो संसाधन दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक संसाधन जो कि दिया हुआ है, दूसरा होता है मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन कहेंगे वैसा संसाधन जिसका निर्माण प्राकृतिक के द्वारा किया गया है, यानी कि जो है पहले से निर्मित है या जिसका निर्माण जो है प्राकृतिक के द्वारा किया गया है, वैसे संसाधन को हम प्राकृतिक संसाधन कहेंगे, यानी कि नेचुरल रिसोर्स। प्राकृतिक संसाधन जैसे कि अगर बात करें तो जैसे कि पेड़ पौधा क्या है, प्रकृति के द्वारा दिया गया है, तो पेड़ पौधा जितना भी है वो आपको प्राकृतिक संसाधन कहलाएगा। उसके साथ साथ अगर बात करें, सबसे पहले अगर संसाधन किसे कहेंगे तो इसके बारे में बताया है, लेकिन फिर से अगर देख लें तो संसाधन यानी कि वैसी वस्तुएं या जीव जंतु जो मानव के जीवन के लिए जो है उपयोगी हो या मानव के जीवन में किसी तरह से सहायता करता हो, तो सभी वस्तुएं जो है वो संसाधन कहलाएंगे। यहाँ तक कि हम चौक लिए हुए हैं, ये भी संसाधन है। यहाँ तक कि ये घड़ी, ये भी संसाधन है। अगर बोर्ड की बात करें, ये भी संसाधन है। तो संसाधन में दो मुख्य बातों पर अगर चर्चा करें, प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, तो हम लोग को पढ़ना है प्राकृतिक संसाधन, यानी कि वैसा संसाधन जिसका निर्माण जो है वो प्रकृति के द्वारा हुआ है। जैसे बताएं कि पेड़ पौधा हो गया, भूमि हो गया, वायु, जल, ये सब जितना भी हो गया, यानी कि जिसको प्रकृति ने बनाया, पहाड़, पठार, जितना भी खनिज, लवण, ये सब जितना भी है, ये सब जो है प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार से अगर बात करें प्राकृतिक संसाधन में, तो उसमें हम लोगों को पढ़ना है भूमि के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि भूमि कहेंगे किसे। भूमि की अगर चर्चा करते हैं तो जैसे कि पृथ्वी, अगर मान लें पृथ्वी है, लगभग अगर अनुमानता मानते हैं तो पृथ्वी के जो है सबसे बाहरी परत जिसपे हम लोग रह रहे हैं, लेकिन पृथ्वी के सबसे बाहरी परत पर अगर बात करें तो बाहरी जो परत है, यानी कि चारों तरफ से, यानी कि जो है पूरा गोल जो है, इसके बाहर जो है हम लोग रहते हैं ऊपरी परत पे। तो पृथ्वी के बाहरी परत का वह भाग जो जलाच्छादित ना हो, यानी कि जल से ढका हुआ नहीं होना चाहिए, तो वैसा भाग जो होगा वो कहलाएगा भूमि। यानी कि भूमि पृथ्वी का ऊपर का वह भाग, यानी कि पृथ्वी के ऊपर जो है इसका वह भाग जो जल से ढका हुआ नहीं होना चाहिए, यानी कि समुद्र या महासागर ये सब नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ जितना भी भाग जो जल से ढका हुआ है वो भाग नहीं होना चाहिए। तो बाकी जो बचा हुआ रहेगा वो क्या कहलाएगा, भूमि कहलाएगा। भूमि की अगर बात करें तो भूमि में लिखित यानी कि बातें देखने को मिलती है, जैसे कि पहाड़ हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, निम्न भूमि हो गया। फिर वहीं पे अगर बात करें तो कहीं पे जो है इस प्रकार का, यानी कि अनेक तरह के जो है स्वरूप देखने को मिलता है भूमि में। भूमि की अगर बात करें तो इसका महत्व जो है प्रमुख रूप से कई तरीके से देखने को मिलता है। जिसमें भारत में अगर बात करें तो भारत में कई तरह के जो है भूमि के ऊपरी, यानी कि भूमि की अगर बात करें तो कई तरह के स्थलाकृति देखने को मिलता है, स्थल की जो है आकृति देखने को जो है मिलता है। इसमें से अगर बात करें तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो 43% जो भाग है, यानी कि पूरा अगर मान ले तो इसमें 43% जो भाग है वो आपको है मैदानी भाग, यानी कि भारत की बात कर रहे हैं, विश्व की नहीं। ये अगर गोल आकृति अगर मान लेते हैं, ये 100% अगर भारत की जो है भौगोलिक भूमि है, और इसमें अगर भूमि में बात करें तो आपको 43% जो भाग होगा, आपको 43% जो भाग है वो आपको है मैदानी भाग। मैदानी भाग यानी कहने का मतलब है वह भूमि का वह भाग जो यानी कि नदियों के क्षेत्रों में जो है देखने को मिलता है। नदी किनारे वाला जो भाग है जो कि समतल होता है, इसका ऊंचाई जो ज़्यादा नहीं होता है, तो वह भाग जो है मैदान कहलाता है। उसके साथ साथ अगर बात करें तो पहाड़ी भागों की अगर चर्चा करते हैं तो 30% भाग जो है वो पहाड़ी भाग के अंतर्गत आता है। यानी कि मान लें 30% भाग, तो 30% जो भाग है वो पहाड़ी क्षेत्र, 30% पहाड़ी क्षेत्र जो कि एक तरह से कहें तो पर्यटन के लिए जो है मुख्य रूप से एक तरह से आकर्षक क्षेत्र है। यहाँ पे कई सारी नदियाँ बहती हैं जो कि पर्यटक को जो है आकर्षित करने का काम करती है, और पर्यटन क्षेत्र के रूप में इसको एक तरह से विकसित किया जा रहा है पहाड़ी क्षेत्रों को। जैसे कि अगर बात करें हिमालय क्षेत्र में तो वहाँ पे कई सारी नदियाँ बहती है, जैसे कि हिमोत्री हो गया, गंगोत्री हो गया, यमुनोत्री हो गया, सब ये सब जो है एक तरह से पर्यटकों को आकर्षित करने का काम करती है। इसलिए प्रमुख रूप से जो है यहाँ पे पर्यटकों का एक आकर्षण क्षेत्र है। तो यहाँ पे पर्यटन के लिए जो है अनेक प्रकार के जो है सरकार यहाँ पे सुविधा दे रही है, ताकि आने वाला समय में जो है इसको पर्यटक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा सके। उसके साथ साथ अगर बात करें तो बाकी जो यानी कितना हो गया 43 और 30,
कितना होगा 70 या 73, यानी कि बचा हुआ 27%। और 27% जो भाग है वो आपको पठारी भाग है, जो कि अगर बात करें तो इसकी विशेषता यह है कि यहाँ पे खनिज लवण, खनिज जितना भी संपदा है, संसाधन है, वो सब इस क्षेत्र से जो है देखने को मिलता है। वन संपदा जो है इसी क्षेत्र से देखने को मिलता है। और मैदानी क्षेत्र की अगर खासियत की बात करते हैं तो मैदानी क्षेत्र जो है मानव जीवन के लिए जो सबसे उपयोगी है, क्योंकि इसी क्षेत्र से जो है अन्न, ये सब जो है अनाज जो है उपजाया जाता है। उसके साथ साथ रहने के लिए भी एक उपयुक्त जगह है, यानी कि हर तरह से कहें यहाँ पे जल की उपलब्धता भी आसानी से जो देखने को मिलता है। तो इस तरह से जो है मैदानी भाग जो है मानव जीवन के लिए सबसे उपयोगी है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि 43% जो है भारत का भूमि मैदानी भाग है, 30% पहाड़ी क्षेत्र है, और बाकी बचा जो 27% वो कौन सा भाग है, पठारी भाग है। तो इस प्रकार से यानी कि इसकी स्थलाकृति जो है वो प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। यहाँ पे जैसे कि कुछ अगर बात करें तो कुछ निम्न भूमि भी देखने को मिलता है, उसके साथ साथ कुछ घाटियाँ भी देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से जो है इसी में अगर बात करते हैं भूमि के विस्तार के देखें तो एक आता है यानी कि मृदा। मृदा की अगर बात करें जिसको यानी कि मिट्टी कह सकते हैं। अब आता है बात की मिट्टी किसे कहेंगे, मिट्टी क्या होता है। जैसे कि भूमि हम लोगों ने देखा कि पृथ्वी के बाहरी परत का वह भाग जो जलाच्छादित हो, जल से ढका हुआ नहीं रहेगा, वो सब क्या कहलाएगा, भूमि कहलाएगा। उसके साथ साथ अगर मृदा की बात करें, मिट्टी की बात करते हैं तो मिट्टी किसे कहेंगे। जब हम मिट्टी की बात करें तो असंगठित पदार्थों से बना हुआ पृथ्वी का वह पतली परत जो एक तरह से कृषि के लिए उपयोगी हो, या जो ऊपरी परत है वही जो है क्या कहलाता है, मिट्टी कहलाता है, मृदा कहलाता है, जो कि मैदानी भागों में जो है खास तौर पे इसका जो है विस्तार देखने को मिलता है। जैसे कि मिट्टी का विस्तार अगर खास तौर पे देखें तो जैसे गंगा के मैदान हो गया, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, ये सब नदियों के किनारे जो है प्रमुख रूप से इसका जो भाग है, इसका क्षेत्र है वो जो है प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। मैदानी भाग इसके प्रमुख रूप से देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ अगर मिट्टी की अगर बात करें तो मिट्टी एक नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आता है, यानी कि इसका निर्माण करना जो है संभव है। तो इस प्रकार से अगर बात करें, जब मृदा निर्माण की बात करते हैं कि मृदा का निर्माण आखिर होता कैसे, मिट्टी जो है वो बनता कैसे है, इसके पीछे कारण क्या है। तो मृदा के निर्माण की अगर बात करें तो मृदा निर्माण जो है एक जटिल प्रक्रिया है, बहुत एक जटिल प्रकार से जो है इसका निर्माण होता है। जैसे कि अगर बात करें तो यह कुछ सेंटीमीटर जो है, यानी कुछ सेंटीमीटर जो मृदा का परत है उसको बनने में जो है लाखों वर्ष जो है लग जाता है, यानी कि मृदा का कुछ सेंटीमीटर परत बनने में जो है लाखों वर्ष समय लग जाता है। इसमें कई सारे की प्रक्रिया जैसे जैविक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया इत्यादि, जलवायु के परिवर्तन, अनेक प्रकार के जो है कारक देखने को मिलते हैं। मृदा निर्माण की बात करें तो एक जटिल प्रक्रिया होने के साथ साथ जैसे कि पहाड़ जो है उसके यानी कि नदी वहाँ पे अगर बह रहा है तो नदी के साथ जो है पहाड़ के जो टुकड़े होते हैं, घर्षण के कारण जो कण टूट रहा है, उसके साथ साथ जो अपने मिट्टी के बहाव जो जल है वो अपने बहाव के साथ जितना भी खनिज ये सब जितना भी यानी कि लवण कुछ पेड़ पौधों का कटाव कर रहा है, वही जो आगे चल के जो है घर्षण के कारण टूटता हुआ जाता है और कई वर्षों के पश्चात जो है उसका स्वरूप जो है मृदा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है मृदा एक जटिल प्रक्रिया होने के साथ साथ इसके निर्माण में जो है बहुत साल लग जाते हैं। इस तरह से अगर कहें तो एक नवीकरणीय संसाधन के रूप में इसको हम देख सकते हैं। इसके साथ साथ मानव जीवन के लिए जो है मृदा का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि मृदा इनकी मिट्टी पे ही जो है हम अपना यानी कि जितना भी खाने का सामग्री हो, उस अधिकांश जो सामग्री अगर उपजाते हैं वो ज़्यादातर मिट्टी पे ही उपजता है। उसके साथ साथ मानव जीवन को रहने के लिए जो है मिट्टी का यानी कि एक कहे तो महत्वपूर्ण भूमिका मानव जीवन के लिए है। तो अगर बात करते हैं यहाँ पे मृदा निर्माण के जो है कारक क्या है, यानी क्या क्या होना चाहिए मृदा निर्माण के लिए। तो मृदा निर्माण के कारक की अगर बात करते हैं तो उसमें ऊंचावच और धाराकृति होनी चाहिए, यानी कि ऊंचा क्षेत्र होना चाहिए, और धाराकृति यानी कि नदी कुछ का बहाव होना चाहिए, जिससे कि ऊंचावच, जैसे कि अगर यहाँ पे ऊंचा क्षेत्र है, इस प्रकार से ऊंचा क्षेत्र है, अगर यहाँ से नदी बहाव कर रहा है तो इस क्षेत्र को क्या करेगा, इस क्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्र जो हो, मिट्टी हो, जो भी यानी कि उस क्षेत्र में पहाड़ी पत्थर ये सब जो भी है उसको काटेगा, तोड़ेगा, और तोड़ते हुए किसी घर्षण करते करते कई वर्षों पश्चात जो है उसको मृदा के रूप में परिवर्तित कर देगा। तो इसलिए जो है ऊंचावच और एक तरह से कहें तो धाराकृति जो है मृदा निर्माण का कारक है। उसके साथ साथ अगर बात करें तो मूल शैल होना चाहिए, चट्टान होना चाहिए, तभी जो है इसके ऊपर जो है वर्षा होने के कारण कई तरह के भौतिक कारक के कारण जैसे कि तापमान वृद्धि और कम होने के कारण जो चट्टान होता है वो टूटता है, और टूटने के क्रम में टूटता टूटता जो है बहुत छोटा कण के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और यही जो है आगे चलकर कई
परिस्थितियों के जो इस पे दबाव पड़ता है तो आगे चलकर जो है ये मृदा के रूप में जो है परिणित हो जाता है। उसके साथ साथ अगर बात करें तो जलवायु भी जो है मृदा निर्माण में एक अहम भूमिका होता है। जलवायु अगर परिवर्तित होते रहता है तो उससे मृदा निर्माण की जो है गति तेज होते रहता है। जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र में जो है ठंडा गर्मी का अगर मौसम चलता रहेगा तो उससे जो है वहाँ पे मृदा का निर्माण का गति जो होगा वो तेज रहेगा। उसके साथ साथ अगर बात करें तो जैसे कि पेड़ पौधा हो गया, जीव जंतु हो गया, उसको जैसे कि दबा दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है, गिर गया तो कई वर्षों पश्चात जो है मृदा के रूप में परिणित हो जाता है। तो उसमें कई सारे जैविक रासायनिक क्रियाएं होती हैं। उसके साथ साथ तापमान और जलवायु का प्रभाव पड़ने के कारण जो है उसका मृदा के रूप में परिवर्तन होता है। उसके साथ साथ वनस्पति भी जो है वो भी यानी कि बताया कि जैसे कि अगर कई वर्षों पश्चात जो है गिरा हुआ है, पड़ा हुआ है, तो धीरे धीरे करके उसका जो है जैविक और रासायनिक प्रक्रिया के पश्चात जो है उसका परिवर्तन जो है मृदा के रूप में हो जाता है। वहीं पे अगर खनिज कण हो गया और उसमें जो है एक तरह से बहुत समय लगता है, समय भी एक तरह से कहें तो मृदा निर्माण का कारक है। मृदा निर्माण में बहुत एक तरह से कहें तो समय लग सकता है। इस प्रकार से जो है मृदा का निर्माण की प्रक्रिया जो है वो देखने को मिलता है। एक तरह से बहुत जटिल प्रक्रिया है। लाखों वर्ष 1 सेंटीमीटर केवल परत बनने में जो है लाखों वर्ष इसका जो है समय लग जाता है मृदा निर्माण, मिट्टी को बनने में। वही जब हम इसके आगे बात करें मृदा प्रकार एवं वितरण, यानी कि मृदा जो है भारत में अगर बात करें प्रमुख रूप से उसके आकार की दृष्टि से, उसके प्रकार जो है अलग अलग निर्माण की दृष्टि से, यानी कई दृष्टियों से अगर बात करें तो भारत में जो है मृदा मुख्य रूप से 6 प्रकार की पाई जाती है। जिसमें से अगर बात करें इसके उचावच की दृष्टि से, बात करें जलवायु की दृष्टि से, स्थलाकृति के आधार पर जो है इसको 6 भागों में जो है भारत के मृदा को बांटा गया है। जिसमें से अगर सबसे पहला की बात करें जलोढ़ मृदा, यह एक ऐसी मृदा है जिसमें अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षमता होता है। ये सबसे अगर उपजाऊ की अगर बात करें तो सबसे उपजाऊ जो मृदा है वो जलोढ़ मृदा को ही माना जाता है। इसके साथ साथ जो है इसमें प्रमुख जो तत्व है पाए जाने वाला पोटास हो गया, फास्फोरस हो गया, चूना हो गया, ये 3 तत्वों की जो है प्रधानता इसमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ इसमें एक पदार्थ एक तत्व की कमी होता है, नाइट्रोजन जो है इसमें नहीं देखने को मिलता है। यानी कि इसमें 3 प्रमुख तत्वों की जो है प्रधानता ज्यादा देखने को मिलता है। जलोढ़ मृदा में पोटास हो गया, फास्फोरस हो गया, चूना हो गया। इसके अगर निर्माण की बात करें जलोढ़ मृदा की तो इसका निर्माण जो है ज्यादातर नदी के क्षेत्रों में होता है। नदी के द्वारा जो कटाव करके जो पहाड़ी क्षेत्र से, पठारी क्षेत्र से जो कटाव करके मृदा लाया जाता है, नवीन मृदा जो होता है जो पहाड़ से काट के लाया जाता है, वही मृदा जो है जलोढ़ मृदा के रूप में देखा जाता है। जो कि प्रमुख रूप से जो है बहुत ज्यादा एक तरह से फसल के उत्पादन के लिए जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और इसका भूमि जो है बहुत ज्यादा उपजाऊ देखने को मिलता है। जलोढ़ मृदा की अगर बात करें, जैसे कि इसके फैलाव क्षेत्र की अगर बात करें तो जैसे कि सिंधु नदी हो गया, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब के मैदानी भागों में जो है जलोढ़ मृदा का फैलाव देखने को मिलता है। ये सभी नदियों के किनारे जो है जो डेल्टा का निर्माण हुआ है वो भी एक तरह से कहें तो जलोढ़ मृदा ही है। इसकी अगर बात करें तो जलोढ़ मृदा को मुख्य रूप से 2 भागों में बांट दिया गया है, एक बांगर और दूसरा है खादर। बांगर कहते हैं यानी कि जलोढ़ मृदा में वह मृदा जो बहुत पुरानी है, यानी कि वैसी जलोढ़ मृदा जो बहुत पुरानी है और जिसमें जो मिट्टी का कण है वो कंकड़ टाइप का हो गया है, यानी मोटा मोटा हो गया है और जो है उपजाऊ पहले की अपेक्षा ज़्यादा नहीं, यानी कि जो है उपजाऊ ज़्यादा नहीं रहेगा, उसका जो कण होगा वो कंकड़ीला और बजरी टाइप पे हो जाएगा, यानी कि उसमें एक तरह से तो बहुत टुकड़ा टुकड़ा कंकड़ के जैसा बन जाएगा। तो वैसा जो आपको जलोढ़ मृदा रहेगा वो कहलाएगा बांगर मृदा। इसको दूसरे से नाम से अगर बात करें तो पुरानी जलोढ़ मृदा के नाम से भी इसको जान सकते हैं। यानी कि पुरानी जलोढ़ मृदा कौन होता है? बांगर, जो कि उपजाऊ उतना ज्यादा नहीं होता है। वहीं अगर बात करते हैं दूसरा जलोढ़ मृदा के दूसरे प्रकार की, जो कि खादर। खादर कहेंगे जलोढ़ मृदा का, यानी कि वह मृदा जो कि नवीन हो, यानी कि उसका निर्माण जो है कुछ यानी कि वर्ष पहले ही जो है उसका निर्माण हो रहा है, जो नया मृदा है जिसपे यानी कि उपजाया जा रहा है, जो कि यानी कि नदी के बहाव से ला के छोड़ दिया गया है, उस पर जो फसल उपजता है, तो वैसा जो जलोढ़ मृदा होता है वो कहलाता है खादर मृदा। यानी कि इस पे जो है फसल बहुत ज़्यादा उपजता है, क्योंकि ये नया नया है। इसी कैसे जवान होते हैं लोग तो उसमें उमंग होता है, कुछ करने की क्षमता होता है। वही बूढ़े हो जाते हैं तो उनमें जो है उनका कार्य क्षमता कम हो जाता है, कम कर पाते हैं, न के बराबर कर पाते हैं। तो वही हाल है बांगर का, बूढ़ों की तरह। और वही खादर की अगर बात करें तो एक तरह से जवान के जो सीला है, इसमें यानी कार्य क्षमता बहुत ज़्यादा है, इसे फसल उपजाएंगे तो बहुत ज़्यादा फसल उपजेगा। तो इस प्रकार से जो है खादर मृदा का जो है देखने को मिलता है, यानी कि इसको कह सकते हैं नवीन जलोढ़ीय मृदा, यानी कि नया जलोढ़ मृदा इसको बोल सकते हैं।
तो इस प्रकार से जलोढ़ मृदा के जो है वो दो प्रकार जो है देखने को मिलता है। इसका फैलाव की बात करें तो बताया ही कि सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, ये सब नदियों के किनारे जो मैदानी भाग है उस क्षेत्र में जो है इसका फैलाव देखने को मिलता है। अब प्रमुख रूप से अगर जलोढ़ मृदा के विस्तार की अगर बात करते हैं तो भारत के मैदानी भाग जो कि उत्तर, जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उसके साथ साथ अगर गुजरात के कुछ भागों में, राजस्थान में पतली पट्टी की तरह जो है इस प्रकार की मृदा देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से जो है मृदा का जो है प्रमुख रूप से मध्य भारत में जो है जलोढ़ मृदा का विस्तार ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके साथ साथ आगे बात करते हैं दूसरा मृदा। इसकी अगर फैलाव की अगर बात करें तो भारत के कुल यानी कि भारत की जो भूमि है उसमें 6.4 करोड़ 6.4 करोड़ हेक्टेयर 6.4 करोड़ हेक्टेयर पर जो है भूमि पे जो है मृदा, जलोढ़ मृदा का विस्तार है। यानी कि 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर विस्तार किस मृदा का है? वो मृदा जो है वो जलोढ़ मृदा का विस्तार है, जिसमें बांगर और खादर दोनों सम्मिलित होगा। आगे बात करते हैं काली मृदा की। काली मृदा जो कि इसमें यानी कि जो है पोटास, चूना और कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम की प्रधानता होने के कारण, ये 4 तत्वों की प्रधानता होने के कारण इसका रंग जो होता है वो काला होता है, जिसके कारण इस मृदा को जो है काली मृदा के नाम से जाना जाता है। यानी कि कौन कौन सा इसमें तत्व होगा? पोटास, चूना, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, ये तत्व जो है प्रमुख रूप से इसमें जो है इस मिट्टी में पाया जाता है, इसलिए इसका रंग जो है वो काला होता है, इसलिए इसको काली मृदा के नाम से जाना जाता है। दूसरी अगर नाम इसकी बात करें तो इसका दूसरा नाम काली कपासी मृदा है। यानी कि दूसरे किस नाम से जाना जाता है? काली कपासी मृदा के नाम से भी इसको जाना जाता है। वही अगर बात करें स्थानीय नाम, यानी कि स्थानीय तौर पे इसको क्या कहा जाता है? तो स्थानीय तौर पे काली मृदा को जो है वो स्थानीय नाम इसका जो है रेगुर है। यानी कि स्थानीय नाम, स्थानीय तौर पे अगर बात करें तो काली मृदा का स्थानीय नाम रेगुर है। ठीक है, इसकी अगर बात करें तो इसमें एक तत्व की कमी होता है जो कि फास्फोरस। फास्फोरस इसमें जो है वो ज़्यादा मात्रा में, बहुत न के बराबर, यानी कि जो है इसमें एक तरह से कहें तो नहीं पाया जाता है। काली मृदा की अगर विस्तार करें तो आपके भी क्षेत्र में अगर देखने को मिलेगा, तो यानी काली मृदा अगर हो तो इस प्रकार से जो है उसमें प्रमुख रूप से रबी फसल जो है ज़्यादा उपजता है। और प्रमुख रूप से इसके सबसे खासियत की बात करें काली मृदा की तो सबसे ज़्यादा इसमें कपास उपजाया जाता है। ये मृदा जो है इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होता है, नमी धारण बहुत ज़्यादा करता है। यानी कि एक बार हम अगर पटा देते हैं इसको तो बहुत दिनों तक इसमें जो है नमी बना हुआ रहेगा। उसके साथ साथ जो है काली मृदा जो होती है उसमें अगर हम एक बार पानी डाल दें तो उस मृदा का जो है चिपचिपा जैसा हो जाता है, उसको जोतना एक तरह से मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसकी जुताई जो है, एक लहर अगर पानी पड़ गया, एक लहर की वर्षा हो गया तो उसके पश्चात ही तुरंत इसकी जुताई जो है कुछ सूखे हुए अवस्था में कर दिया जाता है, क्योंकि जैसे ही यानी कि पूरा मिट्टी इसका भीग जाता है तो जटीला टाइप पे हो जाता है, लसीला टाइप की मिट्टी हो जाता है, इसको जोतना कठिन हो जाता है। तो इसलिए जो है इस प्रकार से जो है इसकी कृषि की जाती है। इसमें प्रमुख तौर पर अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा इसमें कपास उपजाया जाता है, कपास के लिए सबसे प्रयुक्त है काली मृदा। उसके साथ साथ अगर बात करें तो इसकी अगर फैलाव क्षेत्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सब क्षेत्रों में जो है काली मृदा का जो है विस्तार देखने को मिलता है। इन क्षेत्रों में, महाराष्ट्र के क्षेत्र में, गुजरात के क्षेत्र में, कर्नाटक के क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सब क्षेत्र जो है प्रमुख रूप से यहाँ पे जो है काली मृदा देखने को मिलता है। उसके साथ साथ बिहार में भी कुछ यानी कि क्षेत्रों में थोड़ा बहुत जो है काली मृदा देखने को मिलेगा, नहीं तो ज़्यादातर जो है इस क्षेत्र में जलोढ़ मृदा का ही विस्तार है। और हम लोग वैसे भी बिहार की अगर बात करते हैं तो गंगा के मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, और गंगा का जो मैदानी भाग है वो पूरा जो है जलोढ़ मृदा, यानी कि अधिकांशतः जो है जलोढ़ मृदा यहाँ पे पाई जाती है। इसलिए हमारा भूमि जो है बहुत उपजाऊ। यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ अगर कृषि को बेहतर तरीके से अगर किया जाए तो बिहार की जो अर्थव्यवस्था पिछड़ा हुआ है उसको हम बहुत बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ की मृदा जो है एक तरह से बहुत उपजाऊ देखने को मिलता है। यहाँ पे कई सारे नदियाँ भी बहती है बिहार से होते हुए, जो कि यहाँ की मृदा को जो है एक तरह से और भी जलोढ़ बनाने का काम करते हैं। नवीन जलोढ़ का भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनकी विस्तार देखने को मिलता है। इस तरह से जो है भारत में यानी कि इस प्रकार से मृदा को हम लोग देखें। इसमें से अगर कुछ भी यानी कि समझ में नहीं आया हो या कुछ पॉइंट छूटा हुआ हो तो आप उसको कमेंट में लिखिए, उसको अगले बार जो है इसके बारे में जो है चर्चा किया जाएगा। तो आज के इस पाठ के लिए इतना ही। हम लोग आज देखें भूमि क्या होता है, मृदा क्या होता है, भूमि और मृदा में अंतर क्या हो सकता है। यानी कि भूमि किसे कहेंगे? जो पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत है,
जो कि जल से ढका हुआ नहीं रहेगा। और मृदा किसे कहेंगे? पृथ्वी का वह ऊपरी पतली परत जो कई यानी कि असंगठित पदार्थों से बना हुआ है, जो कि क्या कहलाता है? मृदा कहलाता है। इस पे जो है कृषि जो है संभव है, मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। तो इस प्रकार से जो है मृदा के प्रकार में 2 देखे हैं, और 4 प्रकार जो है अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे। ठीक है।